हाँ जी दोस्तों, तो बेसिक प्रोविजंस जो थे हमारे प्रोस्पेक्टस के वो हमने देखे अभी तक। अब जो बात होगी वो बात होगी अपराधों की, बेसिकली ऑफेंसेस की। अगर कुछ भी गलती है तो उनके ऊपर जो बातें हैं प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग में उसकी चर्चा चलेगी अब यहाँ से ऑनवर्ड, ठीक है। और फिर लास्ट में एक प्राइवेट प्लेसमेंट आना है, वो तो एक सेपरेट ही है पार्ट। चलिए, तो इसके अंदर देखते हैं। सबसे पहले अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा, वो बात करता है मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस की, कि प्रोस्पेक्टस के अंदर कुछ मिस स्टेटमेंट है तो उस केस में क्या होगा। तो मिस स्टेटमेंट कैसे हो सकती है। तो बेसिक यहाँ पे दो रीजन होते हैं, एक वो जो कि भूल चूक से हो गया, और एक वो जो कि हमने इंटेंशनली किया, मतलब गिल्टी माइंड है हमारा, हमने जानबूझ के ऐसा किया ताकि हम डिफ्रॉड कर सके, लोगों से चीट कर सकें, काफी सारे पब्लिकों से पैसा लूट सके। इस टाइप की चीजें, जैसे कुछ स्कैम वगैरह की बातें आई थी, सत्यम स्कैम वगैरह, इस टाइप की बातों को आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। तो द थिंग इज कि जब आप इंटेंशनली कोई मिसस्टेटमेंट करते हो प्रोस्पेक्टस के अंदर ताकि लोगों को गुमराह करके पैसा रेज कर लिया जाए और उसको फिर आप मिस यूटिलाइज करो, या जो भी कुछ जो भी आपके माइंड में चल रहा है, द थिंग इज कि आप इंटेंशनली कर रहे हो। और दूसरा होता है आपका कि जहां पे भूल चूक से कुछ हो जाता है और उससे सामने वाले का कुछ नुकसान हो गया, आपकी मिसस्टेटमेंट से किसी का कुछ नुकसान हुआ और वो जो मिसस्टेटमेंट आपने की वो आपने भूल चूक से की थी, ठीक है। तो इस टाइप की चीजों को हम कहते हैं बेसिकली मिसस्टेटमेंट। तो मिसस्टेटमेंट के दो रीजन है। मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपने अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन की है वो गलत है, या फिर वो कह लो कि वो एक्यूरेट नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, कुछ उसमें कमी पेशी है। तो मिसस्टेटमेंट अगर प्रोस्पेक्टस में करते हैं तो वो बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली पब्लिक को हिट कर रहा है, कहीं ना कहीं ये पब्लिक को हिट कर रहा है, तो इसलिए बहुत बड़ा ऑफेंस माना जाता है हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर। और इसके लिए दो स्पेशल सेक्शन आते हैं, सेक्शन नंबर 34 एंड सेक्शन नंबर 35, जो कि बात करते हैं सिविल लाइबिलिटी एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी की, ठीक है। जो 34 है वो बात करेगा क्रिमिनल लाइबिलिटी का, जो 35 है वो बात करेगा सिविल लाइबिलिटी के ऊपर। बहुत सिंपल सा है, इंटरेस्टिंग है, समझे जरा इसको। सिविल लाइबिलिटी क्या होती है? सिविल लाइबिलिटी का मतलब है जब हम किसी पार्टी का कोई नुकसान कर देते हैं और उस नुकसान को भरने की बात आती है तो उसे कहते हैं सिविल लाइबिलिटी। मतलब किसी का एक नुकसान हो गया और उसके अंदर उसकी भरपाई कर देंगे, बात खत्म हो जाएगा, तो वो बात खत्म हो जाती है कहां पे? सिविल लाइबिलिटी के अंदर, ठीक है। उसका हमारा सीपीसी 1908 एप्लीकेबल होता है। तो सीपीसी के अंदर तुम जाएंगे नहीं, जो आपका सिविल प्रोसीजर कोड है, बट हमें बेसिकली समझना है कि एक प्रकार का आपने गलती करी, उसका नुकसान क्या होगा और उसकी भरपाई क्या की जाएगी। तो उस गलती की वजह से जिनका भी नुकसान हुआ, जिनके भी डैमेजेस हुए, उनको आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, तो आपका लाइबिलिटी खत्म। दिस इज सिविल लाइबिलिटी, ठीक है। सिविल लाइबिलिटी में आपको जेल वगैरह टाइप की चीजें नहीं होती है। क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होगी? क्रिमिनल लाइबिलिटी में होता है जहां पे आपको पेनल्टी भी लगेगी और आपको इम्प्रिजनमेंट भी होगा। वहां पे पेनल्टी भी होगी और इम्प्रिजनमेंट भी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इंटेंशनली कर रहे हो। तो इस टाइप की जो लाइबिलिटी होती है वो कवर होती है कहां पे? सिविल लाइबिलिटी के अंदर, ठीक है। तो सिंपल सी दो टर्म समझ में आती है कि सिविल लाइबिलिटी क्या है और क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या है। सिविल लाइबिलिटी में आपको इंप्रिजनमेंट वगैरह नहीं होती, जिसका नुकसान क्या उसकी भरपाई करो, बात खत्म। क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंदर आपको जेल भी होगी, पनिशमेंट भी लगेगी, तो बड़ा अपराध है बेसिकली, तो वो क्रिमिनल लाइबिलिटी आता है, क्योंकि आपने ये जो फ्रॉड किया या ये जो भी मिसस्टेटमेंट की ये इंटेंशनली की है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन नंबर 34 की। तो 34 का बेसिकली मतलब क्या है कि प्रोस्पेक्टस के अंदर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन दिया जो कि अनट्रू था या फिर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था, द थिंग इज की मिसस्टेटमेंट हुई है, तो उसके इसमें कौन फंसेगा? तो हर एक बंदा जिसने उस प्रोस्पेक्टस को ऑथराइज किया था, मतलब कि उस प्रोस्पेक्टस के अंदर जिस जिसके हस्ताक्षर है, जिन जिन्होंने परमिशन दे दी कि हाँ भैया सब सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है, मतलब जिन्होंने उस प्रोस्पेक्टस को ऑथराइज कर दिया, वो सारे के सारे यहाँ पे लाइबल होंगे। क्या उनके ऊपर सजा होगी? तो उनके ऊपर सजा होगी एज पर सेक्शन 447। अब ये 447 पीछे भी बहुत बार आया, जब भी बड़े अपराध होते हैं तो उस पर सीधा सीधा एक फ्रॉड का सेक्शन लगता है, जो कि हमारा है पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड का 447 सेक्शन, ठीक है। अब ये 447 क्या है तो वो इसी चैप्टर में हमारा कवर होगा। इस वीडियो में तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट ये आगे चल के आपको 447 को अलग से उसकी एक वीडियो आएगी जिसके ऊपर इसको डिटेल बताया गया कि 447 के अंदर किस टाइप के अपराध कवर होते हैं और उनके ऊपर क्या किस टाइप की सजाएं हैं, ठीक है। क्या पेनल्टी है, क्या प्रोसीजर है, वो सारी चीजें एक सेपरेट वीडियो में लेंगे, यहाँ नहीं ले रहे। द थिंग इज आपको क्या ध्यान रखना है कि सेक्शन 34 जब एप्लीकेबल होगा तो वहां पे आपको जो एक्शन लिया जाता है वो एज पर सेक्शन 447 लिया जाता है। किसके ऊपर लिया जाता है? तो सभी उन व्यक्ति के ऊपर जिन्होंने भी उस प्रोस्पेक्टस को ऑथराइज किया था, ठीक है। अच्छा, क्या बचने के कोई आसार है? क्या इसके अंदर बचने के कोई आसार है? तो बिल्कुल है। बच कब सकते हो? जब आपने जो ओमिशन या मिसस्टेटमेंट करी है वो मटेरियल ही नहीं थी, मतलब कुछ आपने ऐसी गलती करी जिससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वैसी चीज। और दूसरा कि जो आपने मिसस्टेटमेंट या जो भी गलती करी वो आपने किसी रीजनेबल ग्राउंड पे करी थी और आपको लगता था कि वो सही है और उसको आप प्रूव भी कर सकते हो। तो थिंग इज कि आपके पास कोई जानकारी थी, कोई भी डाटा था जिसके बेसिस पे आपने वो प्रोस्पेक्टस के अंदर वो चीजें मेंशन करी जो आपको लगता था कि सही है, रीजनेबल ग्राउंड है, और आप उसको प्रूव भी कर सकते हो कि भैया जो उस टाइम पे मैंने सोच के किया था उसमें मेरे माइंड के अकॉर्डिंग गलती नहीं थी। तो अगर ये दो पॉसिबल चीजें हैं, नंबर वन कि जो आपने मिसस्टेटमेंट या ओमिशन करा वो मटेरियल ही नहीं है, मतलब इमटेरियल है, और दूसरा कि रीजनेबल ग्राउंड ऑफ बिलीव था जिसके बेसिस पे आपने वो मिसस्टेटमेंट की है, तो इन दोनों चीज के ऊपर आपके ऊपर 447 नहीं लगता,
ठीक है, तब आप बच सकते हो क्रिमिनल लाइबिलिटी से। तो नंबर 1 सेक्शन 34 इतना सा है जो ये खत्म हो जाता है। अगली बात आती है सेक्शन 35 की। 35 में क्या कहा जाता है कि अगेन उस टाइप की आपने हरकतें करी, मिसस्टेटमेंट वगैरह करी है 35 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे कौन कौन लोग फंसेंगे, यहाँ पे कंपनी भी फंसेगी और सारे पर्सन। अब यहाँ पे लिस्ट है कि कौन कौन लोग हैं। तो बेसिकली पहला पॉइंट आता है डायरेक्टर का, कि जो उस कंपनी को इशू कर रहा है उस टाइम पे जो भी कंपनी का डायरेक्टर है, वो सारे डायरेक्टर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, वो सारे डायरेक्टर यहाँ पे लाइबल होंगे। दूसरा कि जिसे हम कहते हैं प्रपोज डायरेक्टर, जो एक्चुअल में डायरेक्टर नहीं था लेकिन उसने ऑथराइज किया प्रोस्पेक्टस को, और उस टाइम पे उसका उस प्रोस्पेक्टस के अंदर नाम लिखा गया था, तो उसको हम सिंपल एक टर्म में बोल सकते हैं प्रपोज डायरेक्टर है। वो एक्चुअल डायरेक्टर नहीं है, प्रपोज डायरेक्टर है। उसके बाद तीसरा बंदा आता है प्रमोटर। चौथा बंदा आता है वो सारे लोग जिन्होंने ऑथराइज किया। देखो 34 के अंदर सिर्फ यही वाली कैटेगरी थी कि जिन्होंने ऑथराइज किया बस वही फंसेंगे, बट यहाँ पे उसके अलावा कंपनी भी आ गया, डायरेक्टर भी आ गया, प्रपोज डायरेक्टर भी आ गया, प्रमोटर भी आ गया, और ऑथराइज अगर किसी ने किया तो वो भी आ गया, एंड एक्सपर्ट भी कवर हो गया। एक्सपर्ट कौन सा वाला, तो आपको याद होगा सेक्शन 26 पढ़ा था, उसके अंदर आपका सबसेक्शन 5 था, वहां पे एक्सपर्ट की चर्चा हुई थी। वो जो एक्सपर्ट था जिसने की अपनी कुछ स्टेटमेंट वगैरह प्रोवाइड की थी, जो कि हमने प्रोस्पेक्टस के अंदर इंसर्ट किया है, प्रोस्पेक्टस के अंदर जोड़ा हुआ है, तो उस टाइप का अगर कोई एक्सपर्ट है और उसके स्टेटमेंट के अंदर फॉल्स होगा तो वो एक्सपर्ट भी यहाँ पे मारा जाएगा, उसको भी यहाँ पे लाइबिलिटी अराइज होगी उसके ऊपर भी। लाइबिलिटी क्या है जी, तो लाइबिलिटी सिंपल सी है भैया, जिसका नुकसान हुआ उनको क्या करना है, आपको कंपनसेट करना है, नथिंग एल्स। सिविल लाइबिलिटी है तो कुछ और खास नहीं है, उनको बस आपको कंपनसेट कर देना है और कुछ नहीं। 447 यहाँ पे नहीं लगेगा ना। बचने के कोई आसार है क्या, तो हाँ जी बच सकते हैं। कब बच सकते हैं, जब वो बंदा जो डायरेक्टर है वो ये प्रूव कर दे कि भैया मैंने जो कंसेंट दिया था कंपनी में डायरेक्टर बनने का वो मैं विड्रॉ कर चुका हूं, मतलब कहीं ना कहीं वो डायरेक्टरशिप की पदवी जो है वो छोड़ चुका है, वो डायरेक्टर अब नहीं है। जब वो प्रोस्पेक्टस इशू किया गया उससे पहले वो डायरेक्टरशिप से रिजाइन कर चुका था, मतलब वो डायरेक्टर उस कंपनी का नहीं था, तो ऑब्वियसली बात है आप नहीं फंसोगे। दूसरा कि जब प्रोस्पेक्टस इशू किया गया तो उस डायरेक्टर की नॉलेज में ही नहीं था, मतलब उससे पूछा ही नहीं गया, उससे हस्ताक्षर नहीं लिया गया, उसको कोई जानकारी भी नहीं था, नंबर 1। एंड साथ ही में जैसे ही उसको पता लगा इसके बारे में, उसने एक पब्लिक नोटिस जारी कर दी, रीजनेबल पब्लिक नोटिस, कि भैया ऐसा ऐसा हुआ है जिसमें कि मैं शामिल नहीं हूं और इसके अगेंस्ट जो लोग अपने आप को बचा सकते हैं इससे वो बचा ले, इसके अंदर ये कमियां है, प्रोस्पेक्टस के अंदर ये कमियां है। तो इस टाइप का उसने एक पब्लिक नोटिस जारी कर दिया, जैसी उसको इस बात में, जैसे उसको ये चीज नॉलेज में आई, तो इस चीज में भी वो बंदा बच जाएगा। और तीसरा आता है कि सपोज करो जैसे हमने ऊपर एक्सपर्ट को फंसा दिया, तो अब एक्सपर्ट क्या करेगा भैया, एक्सपर्ट क्या कहेगा कि भैया जो मैंने रिपोर्ट्स या वैल्यूएशन वगैरह कोई भी काम किया था उसके लिए मेरे पास कोई रीजनेबल ग्राउंड है, मतलब कि किसी के तहत मान लो कोई एक्सपर्ट है, सपोज चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कोई वैल्यूएशन करके दी या कोई रिपोर्ट बना के दिया, तो जो रिपोर्ट बना के दिया वो रिपोर्ट के अंदर कमी निकली, इस चक्कर में कह रहा भैया मैं स्टेटमेंट हो गया, तो वो एक्सपर्ट जो सीए होगा वो ये प्रूफ करेगा कि भैया मैंने जो ये रिपोर्ट बनाई थी या जो वैल्यूएशन किया था उसके बेसिस पे मेरे पास उसके लिए कोई रीजनेबल ग्राउंड था, जिसके बेसिस पे मैंने वो रिपोर्ट बनाई थी, वो सारे दस्तावेज सारे डॉक्यूमेंटेशन उसके पास मेंटेन होंगे, जिसके तहत वो ये प्रूव कर सके कि भैया इनके आधार पर रिपोर्ट बनाई गई है, मेरा इसके अंदर कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, मैं पर्सनली कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी उसके पास मौजूद होंगे उसके तहत उसने रिपोर्ट तैयार किया था, तो उस केस में उसको भी माफ कर दिया जाएगा, मतलब वो भी बच जाएगा। तो 3 रीजन बताए गए कि डायरेक्टरशिप से आप विड्रॉ कर चुके हो, आपकी नॉलेज में नहीं था और नॉलेज में आया तो आपने उसके लिए पब्लिक नोटिस जारी किया, और एक्सपर्ट ने अगर बनाया है तो एक्सपर्ट का रिपोर्ट या वैल्यूएशन वगैरह जो भी चीजें हैं वो उसने रीजनेबल ग्राउंड ऑफ बिलीव के बेसिस पर उसने तैयार किया था, तो उस केस में वो बच जाएगा। फिर तीसरा इसके अंदर पॉइंट आता है कि लाइबिलिटी ऑन डिफ्रॉड, मतलब कि अगर ये प्रूव हो जाए कि अगेन जो आपने ये मिसस्टेटमेंट किया है जानबूझ के किया है, मतलब जो आपने मिसस्टेटमेंट किया है वो जानबूझ के किया है, तो उस केस में क्या होगा, तो सब सेक्शन 1 के अंदर जितने लोग आए, सब सेक्शन 1 में कौन आया था, कंपनी आया था और आपके डायरेक्टर, प्रमोटर, प्रपोज डायरेक्टर, एक्सपर्ट, ऑथराइज जिसने किया था, ये सारे लोगों के ऊपर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि इनकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी, मतलब कि जितने का भी नुकसान किया वो सारा आपको भरना पड़ेगा, इवन दो आपकी लाइबिलिटी, मतलब कोई लिमिट नहीं रहेगी, आपकी लाइबिलिटी जो है उसकी लिमिटेशन खत्म हो जाएगी, जितने भी नुकसान होंगे वो पूरा आपसे हद से हद तक वसूला जा सकता है, अगर ये पता लग जाए कि आपने ये काम जो किया है फ्रॉड का ये इंटेंशनली किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 34 एंड 35। इसको बड़े अच्छे से पिक्चराइज किया गया है यहाँ पे, इस बार इसमें देख लेते हैं। लाइबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट 2 पार्ट में डिवाइड किया, क्रिमिनल और सिविल। क्रिमिनल के अंदर क्या कहा गया कि कौन फंसेगा, जो भी पर्सन जिसने भी ऑथराइज किया प्रोस्पेक्टस को। पनिशेबल कैसे होगा, अंडर सेक्शन 447 यहाँ पे लग जाता है। और डिफेंसेस क्या है, मतलब कैसे बच सकता है, तो नंबर 1 इज इमटेरियल और दूसरा रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव अगर होगा तो वो बच सकता है। सिविल लाइबिलिटी की बात करें तो कौन कौन फंसेगा, तो कंपनी तो भाई डायरेक्टर भी है, प्रपोज डायरेक्टर भी है, प्रमोटर भी है, एक्सपर्ट भी है और जिसने ऑथराइज किया वो भी है यहाँ पे। साथ में यहाँ पे नुकसान की भरपाई कैसे होगी, तो सीधे सीधे कंपनसेशन देना है उन इन्वेस्टर को जिनका भी नुकसान या डैमेज हुआ है। और डिफेंसेस क्या है नंबर 1 विड्रॉ कर लिया था आपने कंसेंट अपना। नंबर 2 कि आपके पास बिलीव है, रीजनेबल बिलीव के अकॉर्डिंग किया है, जो 26(5) लगेगा, एक्सपर्ट वाली पॉइंट आता है। और अगला आएगा इशू किया गया विदाउट नॉलेज, और उसके लिए जब आपको नॉलेज हुई तो आपने पब्लिक नोटिस जारी कर दिया था। तो ये पूरा पूरा सिनेरियो है इन दोनों सेक्शंस का। अब एक छोटा सा सवाल आता है इसके ऊपर,
वो देखो जरा क्या कह रहा है, अ कंपनी इशूड अ प्रोस्पेक्टस, कंपनी ने इशू किया प्रोस्पेक्टस, ऑल दिस स्टेटमेंट कंटेंट देयरिन वर लिटरली ट्रू, सारी चीजें ट्रू थी। इट आल्सो स्टेटेड दैट कंपनी हैड पेड डिविडेंड फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स, कंपनी ने डिविडेंड पे किया है कई सालों से, ये भी उस स्टेट उसमें लिखा हुआ था प्रोस्पेक्टस में, बट डिड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट दैट द डिविडेंड वर नॉट पेड आउट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट, ये नहीं लिखा उसके अंदर कि जो हमने डिविडेंड दिया है वो ट्रेडिंग प्रॉफिट से, मतलब रेगुलर वे में जो हम कमाते हैं उस प्रॉफिट से पे किया, ऐसा नहीं लिखा। जो डिविडेंड पे किया है उन्होंने कहां से पे किया है, कैपिटल प्रॉफिट से पे किया है, ठीक है, ये अकाउंट्स के टर्म आपको क्लियर होंगे। And a lottery of shares want to avoid the contract on ground that prospectus was false in material particulars, कह रहा है जी प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई मटेरियल पर्टिकुलर है जो कि उन्होंने पूरा नहीं दिया था, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे फॉल्स नहीं कह सकते, इसे क्या कहेंगे हम, नॉट एक्यूरेट, ये पूरा एक्यूरेट नहीं है, ठीक है ना, फॉल्स नहीं है, गलत नहीं है, उन्होंने कहा डिविडेंड देते हैं बट पूरा एक्यूरेट नहीं है, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि भैया डिविडेंड देते हैं जो है वो किससे देते हैं, हम कैपिटल प्रॉफिट से। तो क्या यहाँ पे लाइबिलिटी आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे लाइबिलिटी अराइज होगी, मिस स्टेटमेंट माना जाएगा, क्योंकि ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, मतलब आपने मटेरियल चीजें छुपाई हैं। आपको ये जनरल एक अज्यूम किया जाता है कि डिविडेंड देते हैं, तो हम जनरल अज्यूम करते हैं, अगर कुछ नहीं लिखा होता तो ये अज्यूम किया जाता है कि वो ट्रेडिंग प्रॉफिट से दिया जा रहा है, कंपनी कमा रही है, डिविडेंड दे रही है, बट अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो ये स्पेसिफिक चीज हो गई, तो इसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है अपने प्रोस्पेक्टस में, जो कि आपने नहीं किया, तो यहाँ पे आपकी जो कंपनी है उसके ऊपर सेक्शन 34-35 लग जाएगा। 34-35 जब भी लगेगा ना, दोनों लगेगा मिस स्टेटमेंट के ऊपर, मतलब कि जब दोनों लगा देंगे उसका चेक करेंगे भैया इंटेंशनली था या इंटेंशनली नहीं था, इंटेंशनली था तो क्रिमिनल लगेगा 447 में जाएगा, इंटेंशनली होगा तो सिविल लगेगा, और वो आपका यहाँ पे डैमेजेस मतलब पे करके आप छूट जाओगे, ठीक है। तो इसलिए जब भी ये मिस स्टेटमेंट का सेक्शन लगेगा तो दोनों सेक्शन एक साथ लगेगा, 34 भी 35 भी, फिर डिपेंड किया जाएगा कि सिनेरियो क्या है। अगली बात आती है, अगला सवाल आता है, एन अलॉटी ऑफ शेयर इन अ कंपनी ब्रॉट एन एक्शन अगेंस्ट द डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉल्स स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, किसी अलॉटी ने कोई क्लेम किया, मतलब एक्शन लिया ना चाहा किसी डायरेक्टर के अगेंस्ट कि भैया इसके अंदर कुछ फॉल्स स्टेटमेंट थी, डायरेक्टर ने कह दिया कि भैया मैंने नहीं बनाया, किसने बनाया, प्रमोटर ने बनाया, डायरेक्टर कह रहा है कि मैंने नहीं बनाया, प्रमोटर ने बनाया, और मैंने उसको भरोसा कर लिया, जो उसने बना के दिया मैंने उसको मान लिया, उसको ऑथराइज कर दिया, कोई डायरेक्टर की ऑथराइजेशन तो होगी ऑब्वियस सी बात है किसी भी काम के लिए, तो वो उसने कह रहा है कि जी मैं लायबल नहीं हूं, प्रमोटर लायबल है, क्योंकि प्रिपरेशन जो की है वो किसने की है, प्रमोटर नहीं की। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, कैसे वो बच जाएगा, बिल्कुल नहीं बच पाएगा, क्यों अभी यहाँ पे क्या बात आएगी, सपोज तो डायरेक्टर ने ऑथराइज नहीं किया होगा, अगर डायरेक्टर ने ऑथराइज नहीं किया, सपोज वो कह रहा है जी मैंने ऑथराइज नहीं किया, तो चलो जो उस केस में डायरेक्टर बच जाएगा, ये किस सेक्शन बचा पाएगा, सेक्शन 34 बचा लेगा उसको, लेकिन 35 तो तब भी लगेगा, क्योंकि 35 में तो स्पेशली नाम मेंशन है डायरेक्टर्स का, ऑल डायरेक्टर्स वहां पे स्पेशली मेंशन्ड है, तो चाहे आप ऑथराइज करो चाहे ना करो, चाहे आपने देखा हो चाहे ना देखा हो, चाहे आपने विश्वास कर लिया हो, ये सारी चीजें आप पे एप्लीकेबल नहीं होती। इनिशियली आप क्या लगाओगे, सेक्शन 34-35 दोनों लगाओगे, अगर वो कहता जी मैंने ऑथराइज नहीं किया, चलो जी 34 नहीं लगेगा, 35 तो तब भी लगेगा, 35 के अकॉर्डिंग आपको डैमेजेस तो तब भी क्लेम मतलब पे जो है वो करने ही पड़ेंगे जिस भी इन्वेस्टर का लॉस या डैमेज हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे जो इसका कंटेंशन है डायरेक्टर का कि भैया मैं इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, मैंने प्रमोटर के ऊपर रिलाई किया, ये नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि जो अलॉटी है वो चाहे तो अपना जो डैमेजेस वगैरह है वो क्लेम कर पाएगा, मतलब दोनों सेक्शन यहाँ पे इन्फोर्स होंगे, 34 भी और 35 भी। चलिए जी, तो ये बेसिकली बात थी मिस स्टेटमेंट की, आई होप दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी, मिस स्टेटमेंट किस तरीके से होती है और उसकी किस तरीके से आपको ट्रीटमेंट करनी है अपने आंसर्स के अंदर।